हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों महिला परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो अभी का जो टॉपिक है वो है फटाफट टॉप 30 क्वेश्चन होगा और ये संविधान जीके से है, संविधान से प्रश्न होगा। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। साथियों अगर आपने पिछला जितना भी वीडियो हम बनाए उनको अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, महिला परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से सारा वीडियो एक साथ देख सकते हो। साथियों हमको अंतिम समय तक जो है तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है साथियों। इसलिए जो है अंतिम समय तक की तैयारी करने के लिए हम जो है फटाफट जो है क्वेश्चन, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए, ठीक है साथियों। हमको जो है ऐसा नहीं है कि अभी पेपर है, कल पेपर है तो अभी से तैयारी करना छोड़ दिए, यानी कि हमको अंतिम समय तक जो है जितना हो सके उतना तैयारी करना है, ठीक है साथियों। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इसमें साथियों अगर आप जो है ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। जिस ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत पड़ेगा बस मैं उसी ऑप्शन को पढ़ूंगा, ठीक है साथियों। तो पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इसी के साथ हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। जिस प्रश्न में मुझे लगता है कि ऑप्शन पढ़ने लायक है तो मैं उसका ऑप्शन पढ़ूंगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से लिया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित किया गया था, ठीक है साथियों। जो संविधान का जो प्रारूप बनाया ना तो वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित किए गए थे, ऐसे सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह के कहां अंकित है? तो राष्ट्रीय चिन्ह के कहां अंकित है? तो वो सबसे नीचे में अंकित है, राष्ट्रीय चिन्ह के सबसे नीचे में अंकित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों यहाँ पे जो है भारत के संविधान के कुछ लक्षण दिया गया है और किस तरह से वो गृहीत किया गया, यानी कि जो है यहाँ पे जो तथ्य दिया गया है और वो जो है किस देश से अपनाया गया है, तो हमको यहाँ पे मैच करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबल, राजनीति के निर्देशक, यहाँ पे जो है देशों के नाम दिया गया है। तो हमको बताना है कि ये जो चीज है वो कहाँ से किस देश से अपनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। चलिए हम यहाँ पे मैच करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है साथियों। जो पहला जो है मूल अधिकार कहाँ से है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है साथियों। और शासन की जो है संसदीय प्रणाली ये यूके से है, यूके से अपनाया गया है। और आपात उपवन जो है जर्मनी से, ठीक है साथियों। और राज्य के नीति निर्देशक तो ये आयरलैंड से अपनाया गया है। तो ये अलग अलग देशों से जो है संविधान के ये जो तथ्य है उनको अपनाया गया है, ठीक है। इस तरह से इसको मिलान करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उसकी सरकार जो है संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो साथ ही इसी तरह जो है जो ऑप्शन पढ़ने लायक रहेगा तो मैं उसको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये 10वां है, ठीक है साथियों। ये भी 10वां का प्रश्न है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है? ठीक है साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन में क्या है? निष्ठा, ऑप्शन डी यहाँ पे निष्ठा, ठीक है साथियों। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार प्रश्न को। और इसके बाद ये भी प्रश्न है, ये प्रश्न है, ठीक है। और इसका आंसर क्या है? निष्ठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है?
तो इसका अर्थ आप ऑप्शन देख लीजिएगा। तो भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत को गणतंत्र का राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? तो किस राष्ट्र के पर आधारित है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के जो है संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारियों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकारियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसको पढ़ के बता देता। संपत्ति का अधिकार, संघ गठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। तो मूल अधिकारों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार, ये नहीं है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। साथियों, इसका जो ऑप्शन आप चारों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगला है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पे जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो कहाँ पे उल्लेख है? ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है? तो कौन सा? तो यहां पे जो है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का तीसरा भाग संबद्ध है। तीसरा भाग किससे संबद्ध है? तो तीसरा भाग मूल अधिकारों से। तीसरे भाग में जो है मूल अधिकारों की बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भारत में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 359 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो इसका जो राइट आंसर, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? तो 74 और 75 मंत्री परिषद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पढ़ने लायक है, तो मैं पढ़ के बताऊंगा। भारत के संविधान के 340वें अनुच्छेद में निम्नलिखित में किनकी दशा के अन्वेषण के लिए उपयोग की नियुक्ति का उपबंध है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब? तो इसका भी देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, यदि राज्य विधानमंडल में राज्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध निम्न सदन ने अविश्वास मत पारित किया हो। तो कब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो कितनी बार घोषित किया गया है? ऑप्शन सी, 3 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। सेकंड है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ठीक है साथियों, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है साथियों, तो इसमें जो है केवल 2 सत्य है, यानी कि दूसरा वाला सत्य है। ठीक है साथियों, ये वाला जो है सत्य है। ठीक है साथियों, ये जो है राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति बने भारत के राष्ट्रपति बने? तो इसका जो राइट आंसर है श्री नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है साथियों, श्री एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी इनका पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत का उच्चतम न्यायालय के पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये भी कूट वाला है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वे उनको सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वे राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। तो कौन सा इसमें कथन सही है? ठीक है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी सही है। यानी कि ये सही है और ये सही है, ये दोनों सही है। ठीक है साथियों, ये दोनों सही है। राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वो इनको सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वे राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही इस तरह के जो कथन वाले प्रश्न अक्सर बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, फिर से कथन है, ये भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। पहला कथन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है। दूसरा है, रिक्ति की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति के बारे में संविधान उल्लेख नहीं करता। ठीक है साथियों, अब इनका कौन सा कथन सही है? तो हमको इसमें देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दोनों सही हैं। ठीक है साथियों, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं आज का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अभी का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावकों तथा 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पहला कथन हो गया। दूसरा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित जमानत 25,000 रुपये है। ठीक है साथियों, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है साथियों, तो इसके लिए जो है कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन में है केवल एक, ये सही है। केवल एक, यानी कि ये वाला जो है सही है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ठीक है साथियों, आप जो है अंतिम समय तक जो है तैयारी करते जाइए। ठीक है साथियों, और हम आप लोगों के लिए अंतिम समय तक जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।